नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर्षित एकेडमी पर। मैं हर्षित आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाने चल रहा हूं, जिसकी पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और पहला पार्ट है इसका वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हर्षित एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी पहली हेडिंग है वैद्युत की अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। आइए पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। ईसवी से लगभग 600 वर्ष पहले ग्रीक नामक एक देश में थेल्स नामक एक वैज्ञानिक रहते थे। उन्होंने यह पाया कि अंबर नामक पदार्थ को जब रेशम के वस्त्रों पर लगातार रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद अंबर नामक यह पदार्थ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, कार्क के टुकड़ों, धूल या तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। थेल्स के बाद 2000 वर्ष तक इस पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। उसके बाद सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक गिलबर्ट थे। उन्होंने पाया कि अंबर के अतिरिक्त भी कई अन्य पदार्थ हैं जिनको अन्य उपयुक्त पदार्थों के साथ जब रगड़ा जाता है तो वो भी छोटे छोटे तिनकों को या टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उसके बाद से उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। आइए देखते हैं वैद्युतिकी की परिभाषा। वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर अथवा अन्य पदार्थ रगड़ने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, वैद्युतिकी कहलाती है। अर्थात वैद्युतिकी किसी भी वस्तु की क्या है भैया, ऊर्जा है, जिसको ग्रहण करने के बाद कोई भी वस्तु रगड़ने के पश्चात छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अगर कोई भी पदार्थ वैद्युतिकी का गुण प्राप्त कर लेता है तो वह वैद्युतमय हो जाती है। आपको मैंने पहले ही बताया कि यह रगड़ने से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको घर्षण वैद्युतिकी भी कहते हैं तथा यह वैद्युतिकी वस्तुओं पर स्थिर रहती है, ना कि गति करती है, इसीलिए स्थिर वैद्युतिकी भी इसे कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये स्थिर रहती है। मान लीजिए ये एक अंबर नामक पदार्थ है और ये एक है कोई अन्य उपयुक्त पदार्थ। जब अंबर को अन्य उपयुक्त पदार्थों पर लगातार रगड़ा जाता है तो वो वैद्युतमय हो जाती है। आप देख रहे हैं दोनों वैद्युतमय हो गई और ये वैद्युतमय होने के पश्चात ये गति नहीं कर रही है, अर्थात ये इसी पे स्थिर हो जाती है, इसीलिए इसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी स्थिर वैद्युत विज्ञान, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युत विज्ञान, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी इंग्लिश है ELECTRO, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, मतलब भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम उन्हीं वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उन्हीं वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। स्थिर वैद्युत विज्ञान कहते हैं।
यह कहलाती है, कुछ भी लिख सकते हैं। अर्थात जिन वस्तुओं पर आवेश स्थिर रहता है उनके बारे में हम स्थिर वैद्युत विज्ञान में अध्ययन करते हैं। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग है वैद्युत आवेश। देखिए, वैद्युत आवेश यही आपका चैप्टर भी है, इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है, ये जान लीजिए आप, क्योंकि इसी से आपको रिलेटेड आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों की योज्यता, उसके बाद आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आवेश से संबंधित कूलाम का नियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए पहले हम वैद्युत आवेश क्या होता है जानते हैं। वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का एक गुण होता है। किसी भी वस्तु कह सकते हैं, द्रव्य कह सकते हैं और पदार्थ भी कह सकते हैं, जिसको ऐसे लिखते हैं पहले, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करती है तथा उनका अनुभव भी कराती है। ये थी वैद्युत आवेश की डिफिनेशन, कि यह एक गुण है जिसके कारण वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव को यह उत्पन्न करती है और उसका अनुभव भी कराती है। देखिए, आवेश की इंग्लिश होती है चार्ज। चार्ज शब्द हमारे दैनिक जीवन में लगभग रोज प्रयोग में आता है, चाहे वो मोबाइल चार्ज हो, चाहे वो इन्वर्टर चार्ज हो। आप जानते हैं, जब कोई इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता है तो वह लाइट नहीं देता है, वैद्युत प्रभाव नहीं देता है। लेकिन वही इन्वर्टर जब क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, अर्थात जब वह चार्ज हो जाता है तो वह पुनः हमको वैद्युत प्रभाव देने लगता है। वैद्युत आवेश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम, जानते होंगे इसको, तथा सीजीएस पद्धति में मात्रक, इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखे रहेगा, स्टेट कूलाम है। सीजीएस पद्धति में इसके और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं, इसको मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में। स्टेट कूलाम होता है। वैद्युत आवेश के प्रकार में आप जान लीजिए, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। इसमें पहला आपका है धन आवेश, धन आवेश। दूसरा है हमारा ऋण आवेश।
ये जो धन आवेश और ऋण आवेश का नाम है, इसे अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था एक प्रयोग के द्वारा। अभी हम उसको प्रयोग बताते हैं उन्होंने क्या किया था। धन आवेश क्या होता है? जब कभी हम रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ लेते हैं तो उस पर धन आवेश होता है। इसके अतिरिक्त बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़, एबोनाइट, इसको भारतीय भाषा में कहा जाता है आबनूस की छड़। आबनूस की छड़, आबनूस एक इमारती लकड़ी है। तो आप समझ गए धन आवेश क्या होता है। रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ पर जो आवेश होता है धन आवेश होता है। बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट या आबनूस की छड़ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश। आइए हम देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग क्या था। उन्होंने किया क्या? पहले 2 छड़ें ली, उसमें से एक मिनट पहले छड़ में बना दो। एक छड़ ये है, दूसरी छड़ ये। उन्होंने किया क्या? ये जो दोनों छड़ें हैं ये रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ें हैं। रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये इस पर धन आवेश होगा। मैंने आपको अभी भी बताया था कि धन आवेश जो होता है वो रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़। इन्होंने देखा क्या? रेशम से रगड़ी हुई कांच की 2 छड़ों को जब ये पास पास लाते हैं तो वे दोनों छड़ एक दूसरे से दूर भागती हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। जब दो भिन्न लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये इनका पहला प्रयोग था। उसके बाद इन्होंने किया क्या? इस पर पुनः 2 छड़ें ली, इस बार ये जो दोनों छड़ें इन्होंने लिया है ये बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई, बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ थी। इसका मतलब इस बार इस पर ऋण आवेश हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की 2 छड़ को पास पास लाते हैं तो उन्होंने देखा कि ये पुनः एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाने लगती हैं, जिससे पुनः इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर भी प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। उसके बाद इन्होंने पुनः यही प्रयोग दोहराया, लेकिन इस बार छड़ों की प्रकृति इन्होंने बदल दी। इस बार एक छड़ इन्होंने लिया रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी नोट्स भी कंप्लीट कराऊंगा। दूसरी छड़ थी इनकी बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़।
इसका मतलब इस पर धन आवेश होगा और इस पर ऋण आवेश होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि जब वो रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ और बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई कांच बेबोनाइट की छड़ पास पास लाते हैं तो दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, अर्थात एक दूसरे के समीप आने लगते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ पर कार्य करने वाला बल आकर्षण बल था। उन्होंने कहा कि यदि यहाँ पर बलों की प्रकृति दो प्रकार की है, अर्थात एक आकर्षण बल है और एक प्रतिकर्षण बल, इसका मतलब कि वैद्युत आवेश भी दो प्रकार का होता है। और इन्होंने एक को नाम दिया धन आवेश, दूसरे को नाम दिया ऋण आवेश। और इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी इन्होंने निकाला था और आगे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको लिखता हूँ मैं, समान आवेश। समान आवेश या इसे ही सजातीय आवेश भी कहा जाता है, एक दूसरे को, अभी आपने देखा, प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, आपको बताना चाहूँगा मैं। जैसे मान लीजिए दो वस्तु, इनको मैं रगड़ता हूँ, रगड़ने के बाद एक पर धन आवेश आ जाता है तो एक पर ऋण आवेश, तो इस पर जितना धन आवेश आएगा उतना ही इस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश। कहने का मतलब रगड़ने के पश्चात धन आवेशित और ऋण आवेशित की संख्या क्या होती है, समान होती है। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि कोई धन आवेशित है, जैसे इसको मैं रगड़ रहा हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया जाता है, दूसरे पे चले जाते हैं, वो क्या हो जाता है, धन आवेशित। मतलब धन आवेशित हुआ है, इसका मतलब ये है कि इससे इलेक्ट्रॉनों की कुछ कमी आ गई है। तो पहला नोट आपका यही होगा, किसी वस्तु के घनावेशित होने का तात्पर्य उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कुछ कमी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे इस पर मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन है, अभी इस पर 100 इलेक्ट्रॉन है और रगड़ने के बाद ये धनावेशित हो जाती है, इसका मतलब है कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। इसका मतलब अब इस पे बचे हुए इलेक्ट्रॉन 100 से कम ही होंगे। दूसरा नोट हमारा ये है, किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का तात्पर्य उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होना है।
और मैंने ही बता ही दिया आपको कि रगड़ने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन उस पर जाएंगे तो जितनी कमी होगी उतने की उस पर क्या होगी, वृद्धि होगी, अर्थात परिमाण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो घर्षण वैद्युतिकी में